इनसे मिलिए। ये हैं दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। आजकल बहुत सुर्खियों में है और सुर्खियां इसलिए हैं क्योंकि इन पर ईमानदार, तटस्थ और निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक पक्ष बार बार कह रहा है कि मैडम अरे आप रहने दीजिए, इस मामले से अलग हो जाइए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे न्याय नहीं मिल पाएगा, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा टस से मस नहीं हो रही हैं। इनका मानना है कि न्याय तो हम ही करेंगे और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी कह रहे हैं कि न्याय तो यह करेंगी, दूसरा जज नहीं मिलेगा। देसी भाषा में समझिए, न्यायाधीश की जो कुर्सी होती है ना, उसकी एक गरिमा, एक सम्मान, एक औरा होता है और इसको बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी खुद ही की होती है। कहा जाता है ना कि अपनी इज्जत बचाता है खुद आदमी। देश और दुनिया ने ऐसे तमाम जजों को देखा है जो अपने ऊपर हल्का सा हवाई आरोप लगने के बाद भी मुकदमों से अलग हो जाते हैं। यानी वो नहीं चाहते कि किसी भी रूप में उनकी छवि पर कोई दाग लगे, कोई कहे कि वो पक्षपाती हैं या किसी भी रूप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बने। यही कारण है कि बहुत सारे जज बिना कहे सुने अपनी मर्जी से मामलों से अलग हो जाते हैं जहां भविष्य में कोई विवाद हो सकता है। लेकिन मैडम का मामला तो एकदम विश्वगुरु टाइप हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 2 दर्जन लोग बार बार दोहरा रहे हैं और तो और अदालत में जाकर, मीडिया में जाकर कह रहे हैं कि मैडम आप रहने दीजिए, हमें आपसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। और आप तो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं, उनके बुलावे पर जाती हैं, हम आपसे निष्पक्षता की उम्मीद भी कैसे कर लें? ये मामला छोड़ दीजिए, कोई और देख लेगा। मगर फिर भी मैडम मामला छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस पूरी कहानी पर सीबीआई यानी केंद्र की एजेंसियां और जस्टिस स्वर्णकांता एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि केजरीवाल के मामले में मैडम का इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों है? तो इस सवाल का जवाब न्यायपालिका को जबरदस्त तरीके से कवर करने वाले पत्रकार सौरभ दास लेकर आए और दावा कर रहे हैं कि मैडम का इंटरेस्ट शायद अपने बच्चों से जुड़ा हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब न्यायपालिका को जबरदस्त तरीके से कवर करने वाले पत्रकार सौरभ दास लेकर आए। जो आंकड़े, जो तथ्य सौरभ प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें देखकर सवाल यह पैदा होता है कि कहीं मैडम का इंटरेस्ट बच्चों के करियर से तो जुड़ा हुआ नहीं है। याद करिए, अभी कल ही इसी चैनल पर इलाहाबाद के अधिवक्ता परिषद के वकीलों के साथ चर्चा का वीडियो हमने साझा किया था। ये वाला नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार है। इसमें एडवोकेट के राय साफ साफ कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का सारा क्रीम जो है जज पुत्र चाट रहे हैं। और दूसरे ही दिन पता चल रहा है कि जज पुत्र खाली इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मलाई खा रहे हैं। ऐसा ही खुलासा सौरभ दास ने भी किया है। और अभी नहीं, पिछले महीने भी सौरभ दास ने फ्रंटलाइन के लिए एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार किया था। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि मैडम पक्षपाती हो ना हो, लेकिन निष्पक्ष तो नहीं है। केंद्र की मोदी सत्ता ने तमाम विपक्षी पार्टियों को कैसे कैसे लपेटा है और कैसे कैसे निपटाया है एजेंसियों के माध्यम से, ये हम सब ने देखा है। उन अधिकारियों को भी इनाम मिला जिन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल भेजा। और अब आरोप लग रहा है कि जो जज इन सब में किसी न किसी रूप में केंद्र की मदद कर रहे हैं, यानी भाजपा की मदद पहुंचा रहे हैं, उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं कथित रूप से इनाम मिल रहा है। और जिस तरह से मिल रहा है ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं है। सौरभ दास की यह रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त है, चौंकाने वाले खुलासे हैं और गुजराती जोड़ी की सत्ता साथ देने वालों को कहां कहां ला पहुंचाती है, देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इसलिए टकटकी लगाकर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, जरूर करें। दिल्ली का शराब नीति मामला तो आपको पता ही है। एक कहावत है कि खाया पिया कुछ हुआ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार ने जांच एजेंसियों से लेकर अदालतों तक में कितने करोड़ रुपए फूंक दिए विपक्ष को निपटाने में, यह तो शायद ही कभी पता चले। मगर जितना हंगामा किया गया उस हिसाब से अब तक कुछ निकला नहीं, सिवाय इसके कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और भाजपा की आ गई। जनता को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो मसला साल 2021-22 वाला है। आरोप लगाया गया था कि पॉलिसी में बदलाव करके निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि 1 करोड़ रुपए की बरामदगी नहीं हुई, जबकि रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से कई लोग महीनों महीनों जेल काट कर आए। अब कुछ सप्ताह पहले ही खबर आई कि दिल्ली में एक ट्रायल कोर्ट ने इस केस से 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। इसका मतलब होता है कि केस की शुरुआत में ही पर्याप्त सबूत न होने के कारण, मुकदमा चलाने का आधार न होने के कारण उन लोगों को बाहर कर दिया जाए, बेवजह किसी को परेशान न किया जाए,
है जिनके खिलाफ सबूत नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी नहीं दी जाती है, बचाया जाता है। यदि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न हो, केस को आगे बढ़ाने का आधार न हो, तो इन लोगों को राहत मिल गई और ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब डांटा फटकारा कि ये सब कायदे से काम नहीं करते हैं, पूरा लिपापोती करके रख दिए हैं। उनके खिलाफ जांच वगैरह के भी आदेश दिए गए। यानी केंद्रीय जांच एजेंसी की खूब छीछालेदर हुई, गुजराती जोड़ी की छीछालेदर हुई। और आप तो जानते हैं इसके बाद क्या होना था, क्योंकि जब जनता के पैसे से लोकतंत्र का रायता फैलाना हो तो गुजराती जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। ये लोग पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट और वहां जाकर सीबीआई ने कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत है, इसकी जांच करिए और पलट दीजिए। 9 मार्च को इस मामले में सुनवाई हुई। आरोपी पक्ष मौजूद नहीं था, यानी एक पक्ष मौजूद नहीं था, मगर फिर भी कोर्ट ने एक तरफा सुनकर कह दिया कि प्रथम दृष्टया निचली अदालत का फैसला और उसकी टिप्पणियां साफ गलत हैं। यानी सालों से जो निचली अदालत सुनवाई कर रही थी उसके फैसले को पूरी तरह से गलत पहली सुनवाई में कह दिया गया, दूसरे पक्ष को बिना सुने। निचली अदालत ने सीबीआई अफसरों की आलोचना की थी, उस पर भी स्टे लगा दिया और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश को भी रोक दिया। अब सौरभ दास कहते हैं कि बिना आरोपी को सुने इतना बड़ा आदेश देना, ये तो सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यानी प्राकृतिक न्याय कहता है कि दोनों पक्षों को सुने बिना, और यदि 2 से अधिक हैं तो सभी पक्षों को सुने बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मगर चूंकि अमृतकाल चल रहा है तो देश की बहुत सारी अदालतें और उसमें बैठे जज अमृत प्रभाव में आ चुके हैं। कभी पत्रकारों के खिलाफ एक तरफा आदेश दे दिया जाता है, वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है, मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है, कभी विपक्ष के नेताओं को एक तरफा टॉर्चर किया जाता है, तो कभी न्यायपालिका में ही निचली अदालत के फैसले को एक तरफा सुनवाई करके पलट दिया जाता है। यहां एक बात और समझने वाली है, ईडी का केस भी चल रहा है, लेकिन ईडी का केस तभी चल पाएगा जब सीबीआई वाला जिंदा रहेगा। कहें कि वही इसकी आत्मा है, क्योंकि उसी के आधार पर, यानी सीबीआई केस के आधार पर ही ईडी ने मुकदमा किया है। तो आरोप लग रहा है कि आनन फानन में सारी कार्रवाई की गई ताकि ईडी का मुकदमा बचा रह जाए, और उसी हिसाब से तारीफ वगैरह भी लगाई गई। यानी पूरा चक्र भी उस तरह से बना कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला न आ जाए तब तक ईडी वाले मामले की सुनवाई न हो, और यदि हाईकोर्ट का ये वाला फैसला न आता तो ईडी का केस अपने आप ही गिर जाता, क्योंकि उसका आधार ही खत्म हो जाता। अब समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल और अन्य लगभग सभी लोगों ने बार बार कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता से हमें निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, किसी और जज को यह केस दे दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा। सवाल है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में इतनी क्या रुचि है कि सुनवाई उसी जज से करवानी है। और इससे भी बड़ा सवाल तो जस्टिस स्वर्णकांता का है कि यदि वो सच में खुद को निष्पक्ष मानती हैं तो फिर इतना बड़ा धब्बा वो कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। न्यायपालिका को लंबे वक्त से देखने समझने जानने वाले लगातार ये कहते हैं कि ईमानदार जज पर यदि हल्की सी भी कोई आंच आ जाए तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते, खुद ही मामला छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो जबरी खूंटा गाड़ दिया गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि मैडम आरएसएस और एबीवीपी के कार्यक्रम में जाती हैं, इसलिए पक्षपात की आशंका है, जज का झुकाव एक विचारधारा की तरफ हो सकता है। सोचिए, क्या इतनी बड़ी बात आने के बाद भी स्वतः इस मामले से अलग नहीं हो जाना चाहिए। अब सीबीआई इस मामले में जवाब दे रही है कि सिर्फ सेमिनार में जाना पक्षपात नहीं है, इससे वैचारिक पक्षपात साबित नहीं होता, ये आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे आरोप लगाना अदालत की गरिमा गिराने जैसा है, ये तो न्याय प्रक्रिया में दखल भी माना जा सकता है। जरा सोचिए, जिस सीबीआई की साख आए दिन उसके कर्मों की वजह से ढहती जा रही है, वो सीबीआई अदालत की गरिमा बचाने चली है, जिसकी अपनी गरिमा दांव पर लगी है। अपनी गरिमा बचा नहीं पाते, वो अदालत की गरिमा की बात कर रहे हैं। वैसे आप दर्शक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरएसएस के कार्यक्रम में जाने वाले जज विपक्षी पार्टी के नेताओं, स्वतंत्र पत्रकारों और सवाल करने वालों के प्रति क्या ईमानदारी पूर्ण निष्पक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। आप कितना सहमत हैं इस बात से। वैसे अच्छा तो ये होता कि सीबीआई खुद आगे आकर कहती कि ठीक है, दूसरा जज लगा दीजिए, हमें अपनी जांच पर पूरा भरोसा है, हमारे पास पूरे सबूत हैं। लेकिन नहीं, सीबीआई मैडम को डिफेंड कर रही है और मैडम लगातार सीबीआई की लाइन पर दिख रही हैं। अब आप दर्शक सोच रहे होंगे कि आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के अलावा और ऐसी क्या चीज है जो जस्टिस स्वर्णकांता की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। तो अब आगे की चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पत्रकार सौरभ दास ने बड़ी बारीक निगाहों से मेहनत करके एक एक नहीं, 2-2 नहीं, 10-10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 165 क्रिमिनल रिवीजन केसेस का एनालिसिस किया है। और जस्टिस शर्मा के बोर्ड ने हाल फिलहाल में कम से कम 17 ऐसे आपराधिक पुनरीक्षण याचिका
याचिकाओं को देखा है और इन सब का जो पैटर्न है वो केजरीवाल वाले मामले के पैटर्न से बिल्कुल अलग है, बल्कि उल्टा है। सभी मामलों में जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा, स्टेटस रिपोर्ट मांगा या निचली अदालत के रिकॉर्ड मांगे और उसके बाद कभी हफ्तों तो कभी महीनों की बात की तारीख दे दी। कई मामलों में तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहां तक कि अक्टूबर 2026 में मामले को खिसका दिया गया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का मामला आता है तो मैडम ने पहले दिन पहली तारीख में एकदम असामान्य और असाधारण गति से कार्रवाई कर दिया। केजरीवाल समेत अन्य लोगों को केवल एक सप्ताह के भीतर भारी मात्रा में निर्णय और सीबीआई हलफनामे के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया। यानी साल 2021-22 का केस है। केजरीवाल समेत उनकी पार्टी के तमाम नेता सालों साल जेल काट कर आए, लोअर कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज किया, सीबीआई कटघरे में आ गई। लेकिन जब सीबीआई हाई कोर्ट में जाती है तो पहली तारीख में हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता ने इतिहास बना दिया। अद्भुत गति से कार्रवाई होने लगी और डिस्चार्ज किए गए 23 लोगों को अगली सुनवाई की तारीख पर अपना जवाब दाखिल करने की चेतावनी दे दी गई। साफ साफ कह दिया गया कि अगर अगली तारीख पे जवाब दाखिल नहीं किए तो अगला टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम खत्म। 6 अप्रैल को डेट लगी थी। यानी मैडम की अपनी ही कार्यवाही उन्हीं के व्यवहार से मैच नहीं कर रही है। पुराने 17 केसेज में उन्होंने जो किया वो केजरीवाल के मामले में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सेलेक्टिव स्पीड की बात कही जा रही है। यहाँ चेतावनी देते हुए कह दिया गया कि अगली तारीख पर जवाब दाखिल कर दीजिए, नहीं तो फिर जवाब दाखिल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरे केसों में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही अगर एक पक्ष नहीं आता है तो केस को टाल देती थी। केजरीवाल मामले में आरोपी मौजूद नहीं थे, फिर भी ट्रायल कोर्ट की आलोचना की गई, बड़े बड़े आदेश दे दिए गए। सवाल है कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाता? सौरभ दास की रिपोर्ट बताती है कि जज ने पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामलों में सीबीआई और ईडी की थ्योरी को सपोर्ट किया है। उसी सीबीआई और ईडी की थ्योरी को सपोर्ट किया जिसकी विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के इशारे पर डांस करने का आरोप लगता है। संजय सिंह के केस में जस्टिस शर्मा ने ही जमानत खारिज किया और कहा था कि ये पॉलिसी घूसा लेने के लिए बनाई गई थी, जबकि 1 करोड़ रुपया घूस का मिला नहीं। केजरीवाल के अरेस्ट केस में इन्होंने कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, अब सबूतवा कहां गए पता नहीं। के कविता केस में जमानत खारिज कर दिया और कहा कि वो भी साजिश में शामिल थी, कैसे शामिल थी पता नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क की आलोचना भी किया। सिसोदिया केस में 100 पेज का फैसला लिखा, बहुत सारी नैतिक टिप्पणियां की, उन पर गवाहों को प्रभावित कर सकने के आरोप भी लगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मैडम की टिप्पणियों की आलोचना की। समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के मामलों में उन्होंने जिस तरह की बातें कहा है, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि ये सामान्य टिप्पणियां नहीं है कार्रवाई के दौरान की, बल्कि फाइनल जजमेंटा है। यानी ऐसा लगता है कि जज पहले से ही राय बना चुके हैं बिना सुनवाई के। तो अब तक आपने देख लिया कि कैसे जस्टिस शर्मा इसी तरह के 17 अन्य मामलों में बिल्कुल अलग कार्रवाई करती हैं और केजरीवाल के मामले में बिल्कुल अलग कार्रवाई करती हैं, एकदम बुलेट की स्पीड में। इस रिपोर्ट में रोस्टर को लेकर भी एक समस्या बताई गई है। सारे एमपी एमएलए केस एक ही बेंच को दे दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहां निष्पक्षता की कमी लगे तो फिर आदमी जाए तो जाए कहां, बतियाए तो बतियाए कहां, गुहार लगाए कहां। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई जस्टिस शर्मा पर केंद्र की भाजपा सत्ता को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहा है तो बदले में क्या? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में तो मिलता नहीं है, हर चीज़ की भरपाई होती है, हर चीज़ की एक कीमत भी होती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस पूरे मामले में कौन किसके इशारे पर डांडिया कर रहा है, लेकिन जो तथ्य है वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। आंकड़े जो सौरभ दास ने रखा है वो अपने आप में सब कुछ कहते हैं। इस ट्वीट में जो कहा है, जो आंकड़े हैं वो हद से ज़्यादा शर्मनाक हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं। सौरभ लिखते हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के 2 बच्चे ईशांत शर्मा और संभावी शर्मा, और ये दोनों केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं। देसी भाषा में कहें तो सरकार जो अलग अलग मामलों में मुकदमेबाजी करती है, मुकदमा लड़ती है, उस पैनल में वकील बनाए गए हैं ये लोग, दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ध्यान रखिएगा, सरकार के पैनल में जो वकील होते हैं, सरकार के खुश होने से बहुत सारे मुकदमे उन्हें मिलते हैं, और जब मुकदमा मिलता है तो मोटी मोटी फीस भी मिलती है सरकार की तरफ से। यही कारण है कि बहुत सारे वकील सरकार के पैनल में शामिल होने के लिए जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के 2 बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकारी पैनल के वकील हैं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों की नियुक्ति एक ही दिन हुई। हाई कोर्ट पैनल में 11 सितंबर 2025 को दोनों की, और सुप्रीम कोर्ट पैनल में 21 नवंबर 2025 को दोनों की। सोचिए, 2 बच्चे, 2 अलग अलग अदालतें, दोनों की नियुक्ति हाई कोर्ट में सेम डे और सुप्रीम कोर्ट में भी सेम डे होती है। ईशान शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए यानी उच्चतम पैनल में जगह मिली है और हाई कोर्ट में सीनियर पैनल में, काउंसिल में। संभावी शर्मा को खाली 4 साल का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस, मात्र 4 साल का, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी में जगह मिल गई है। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर बना दिया गया। बेटे ईशान शर्मा केंद्रीय आवास मंत्रालय के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण में कम से कम 24 तक यानी 2024 तक पैनल में थे और उन्होंने 2021 से लेकर 24 के अंत तक दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में एक पैनल में भी कार्यभार संभाला और इन सब का रिकॉर्ड सौरभ दास ने अपने ट्वीट में दिखाया है। इनका कहना है कि आप किसी भी वकील से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इन पदों के माध्यम से सरकार मुकदमेबाजी, प्रसिद्धि, पेशेवर प्रतिष्ठा और आय कैसे आवंटित करती है। यानी ये मुकदमे वकीलों को कैसे मिलते हैं, कैसे कमाई होती है, कैसे उनका भौकाल बढ़ता है, ये सब कुछ यानी भर भर के लाभ पहुंचाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामलों की सुनवाई जस्टिस शर्मा कर रही है और उसमें एक पक्ष है केंद्र की सरकार, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार ही जस्टिस शर्मा के बेटे और बेटी को इस तरह से सरकारी पैनल में जगह देकर आगे बढ़ा रही है। सवाल यह बनता है कि क्या यहां पर गिव एंड टेक का मामला चल रहा है क्या? सौरभ लिखते हैं कि इतना सब कुछ देखने के बाद कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह से किसी स्पष्ट सौदे को साबित करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन न्याय का होना ही जरूरी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर तब जब ये मामला जनहित का है। यहाँ इन्होंने कुछ और बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखे हैं। सौरभ ने बताया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे ईशान शर्मा को साल 2023 में 2487 मामले दिए गए, 2024 में 1784 मामले दिए गए और 2025 में 1633 मामले आवंटित किए गए। 2024 और 25 दोनों ही वर्षों में उन्हें ईडी के जो टॉप और सबसे चर्चित वकील हैं एडवोकेट हुसैन, उनसे भी अधिक मामले आवंटित किए गए। यानी जो टॉप के वकील हैं उनसे भी ज्यादा मामला जस्टिस शर्मा के बेटे को दिया जा रहा है। कारण विश्वगुरु जाने। और इस तरह का विवाद कोई नया भी नहीं है। जजों के बच्चे अक्सर सरकारी पैनलों और पदों पर असामान्य रूप से कब्जा जमा ले रहे हैं, माता पिता के प्रभाव का लाभ लेते हैं, जबकि सामान्य परिवारों से आने वाले वकील चाहे जितने काबिल हो, चाहे जितना लंबा अनुभव हो, चाहे जितनी मेहनत कर ले, बेचारे खाली सपने देखते रह जाते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने खुद ही केंद्र सरकार द्वारा पैनल वकीलों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से उजागर किया था और कहा था कि क्या ये नियुक्तियां वास्तव में योग्यता के आधार पर की जा रही हैं या फिर कुछ और हो रहा है। यानी एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी चेतावनी दे रहे हैं। यानी ये बीमारी बहुत गहरे घुस चुकी है। तो कुल मिलाकर सवाल पैदा होता है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वास्तव में पक्षपाती हैं या नहीं। क्या वजह है कि मात्र 4 साल के अनुभव के बाद उनकी बेटी को केंद्र सरकार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है, बड़े बड़े मुकदमे दे रही है, पैनल में जगह मिल रही है। जो सबसे मशहूर और टॉप के वकील हैं उनसे भी ज्यादा केस और लाभ जस्टिस शर्मा के बेटे को मिल रहे हैं। और क्या वजह है कि मैडम 17 मामलों में अलग अलग रवैया अपनाती हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में बिल्कुल अलग रवैया अपनाती हैं। अन्य मामलों में महीनों की तारीख दी जाती है, दोनों पक्ष सामने न हो तो सुनवाई टाल दी जाती है। जहां दूसरे पक्ष के न होने पर भी बड़ा आदेश दे दिया जाता है, चेतावनी दे दी जाती है कि अगली तारीख पर जवाब दे देना वरना मौका नहीं देंगे। पुराने सभी आदेशों को कहीं ना कहीं गलत बता दिया जाता है। सवाल है कि भारत की न्यायपालिका को और कितना गर्त में ले जाया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां खुलकर जस्टिस शर्मा का बचाव कर रही हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी हो रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज बदलने को तैयार नहीं और मैडम खुद से केस छोड़ने को तैयार नहीं, वरना अब तक तो छोड़ चुकी होती। बाकी बच्चे अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात में न तो हमें कोई संदेह है और ना आपको कोई संदेह रखना चाहिए। हाल ही में जब इलाहाबाद में अधिवक्ता मंच के तमाम वकीलों से बातचीत हो रही थी और उन्होंने जब जज पुत्रों का ऐतिहासिक कब्जा हमारे सामने रखा, बताया, तो ये बात मैं उतने विस्तार से समझ नहीं पाया। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मामले में सौरभ दास ने जो कच्चा चिट्ठा खोला है, इसके बाद पूरी पिक्चरें साफ हो गई है, वहां की भी यहाँ की भी। आप लोगों को ये फिल्म कितनी समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।